नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, ग्रेटर नोएडा से आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आईवीएफ फेल क्यों हो जाता है। कई वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें आईवीएफ की प्रोसेस समझाई गई होगी। आईवीएफ की प्रोसेस को समझते हुए ही हम आज ये रीजंस देखेंगे कि क्यों आईवीएफ फेल हो जाता है। जब सारी चीज़ें बॉडी के बाहर होती हैं तो आईवीएफ फेल क्यों हो जाता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आईवीएफ की प्रोसेस किस प्रकार होती है। पीरियड्स आने के सेकेंड या थर्ड डे पे आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसे बेसलाइन अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसी के साथ ही उसी दिन से लगभग आपके इंजेक्शन्स और दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। आईवीएफ में इंजेक्शन्स हर रोज़ लगते हैं और इनकी डोज घटाई या बढ़ाई जा सकती है रिस्पॉन्स को देखते हुए। लगभग 10 से 12 दिन के इंजेक्शन्स के बाद दोनों ही ओवरीज में फॉलिकल्स बन जाते हैं। जब इन फॉलिकल्स का करेक्ट साइज़ यानी कि लगभग 18 to 19 मिलीमीटर्स के अराउंड हो जाता है तब ट्रिगर इंजेक्शन दे दिया जाता है। और ये ट्रिगर इंजेक्शन देने के एक दिन बाद ओवम पिकअप यानी कि एग रिट्रीवल रखा जाता है। ओवम पिकअप या एग रिट्रीवल पूरी बेहोशी में किया जाता है। हालांकि यह प्रोसीजर 10 से 15 मिनट का होता है, लेकिन कुछ केसेस में लंबा भी चल सकता है। इसके तुरंत बाद होश आने के पश्चात मरीज़ को 3 से 4 घंटे ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में ही रुकना होता है। उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। ओवम पिकअप के बाद दवाइयों के कारण उस दिन थोड़ी सी नींद और नशे सी फीलिंग आना नॉर्मल है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है और अगले ही दिन से आप अपने काम को रिज्यूम कर सकते हैं। ओवम पिकअप के बाद जो एग्स निकलते हैं उन्हें हमारे साइंटिस्ट, जिन्हें हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे फर्टिलाइज करते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, जिसे आईवीएफ कहते हैं, जिसमें एग और स्पर्म को कल्चर डिश में आपस में मिलने के लिए रखा जाता है, और दूसरी विकसित टेक्निक है, उसे हम इक्सी कहते हैं। इक्सी टेक्निक में जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक एक एग में एक एक स्पर्म अपनी नीडल से इंसर्ट करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन रेट बेटर होते हैं और सक्सेस ऑफ आईवीएफ भी इम्प्रूव हो जाता है। इसे इक्सी कहते हैं। अब इन एम्ब्रियोज़ को जो नए बने हैं उन्हें कल्चर के लिए कल्चर डिश में करेक्ट एनवायरनमेंट में इंक्यूबेटर्स में रख दिया जाता है और 24 घंटे बाद से इन्हें देखना हम शुरू करते हैं। हर दिन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे उनकी ग्रोथ, उनका मल्टीप्लिकेशन, नंबर और साइज़ चेक किया जाता है और उसी से हमें पता चल पाता है कि कौन से एम्ब्रियो ठीक से बढ़ रहे हैं, कौन से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लायक है, कौन से एम्ब्रियोज़ की ग्रोथ रुक गई है। अब जब एम्ब्रियोज़ ठीक तरह से ग्रो कर रहे होते हैं तो उन्हें थर्ड डे या फिफ्थ डे ट्रांसफ़र किया जाता है। जब एम्ब्रियोज़ बहुत सारे बने हों या हार्मोन लेवल्स बॉडी के ठीक नहीं हों या पेशेंट खुद चाहता हो कि उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बाद में कभी हो, तो सभी एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करके रख दिया जाता है। फ्रीजिंग एक बहुत टेक्निकली एडवांस टेक्निक है जो आजकल लगभग सभी सेंटर्स यूज़ कर रहे हैं और उसका सक्सेस रेट भी फ्रेश ट्रांसफ़र्स के बराबर ही है। तो हमने इसमें जान लिया इस वीडियो की मदद से कि एम्ब्रियो कैसे बनते हैं और आईवीएफ की प्रोसेस कैसे होती है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से आईवीएफ फेल हो जाता है। इस वीडियो में हमने ये समझा कि आईवीएफ की प्रोसेस किस तरह से होती है। हमने देखा कि एग्स को बाहर निकाला जाता है, उससे हम स्पर्म को मिलाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और जो एम्ब्रियो बनता है उसी को हम फिर से बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बात ये आती है कि सक्सेस क्यों नहीं हो पाती। जब हमने एग भी देख लिया, स्पर्म भी देख लिया, तो बात ये आती है कि हमने साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने एग और स्पर्म को मिला लिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया और एम्ब्रियो भी बना लिया। लेकिन जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस एम्ब्रियो को हमारी बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट खुद से करना होता है। साइंस ने डेफिनेटली एडवांसमेंट बहुत किया, लेकिन अभी इतनी तरक्की नहीं आई है कि कोई ऐसा सब्सटेंस बन चुका हो जो इस एम्ब्रियो को 100% इम्प्लांट कर दे। अब यहीं पे बात आती है कि जो फैक्टर्स इसमें प्ले में आते हैं वो फैक्टर्स होते हैं कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी थी, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो सरफेस यानी कि जहाँ पर एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना है वो यूट्राइन सरफेस कितनी हेल्दी थी, उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन, कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर या कहीं कोई फाइब्रॉइड या कोई पॉलिप या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी। इसीलिए कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स भी होते हैं जो एम्ब्रियो को चिपकने नहीं देते, इम्प्लांट नहीं होने देते, जो एंडोमेट्रियम लेवल पे हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद के सक्सेस रेट को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार।